नमस्ते, आपका स्वागत है। हमें पता है कि आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस दस्तावेज की अपोस्टिल प्रक्रिया को जल्द और आसानी से पूरा करने के सटीक तरीके क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद इसीलिए कि आप जानना चाहते हैं कि कहाँ और कैसे जल्दी प्रक्रिया करें। अपोस्टिल एक फिंगरप्रिंटिंग दस्तावेज जिसे टेक्सास राज्य सचिव द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य माना जाता है। इसकी लागत और प्रोसेसिंग समय क्या है और वे कौन से सटीक कदम हैं जिन्हें आपको हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑर्डर देने के लिए फॉलो करना होगा। सबसे पहले राज्य सचिव द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य बताए गए दस्तावेज जैसे कि फिंगरप्रिंटिंग दस्तावेज आप हमें ईमेल या फैक्स के माध्यम से नहीं भेज सकते अपोस्टिल के लिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है जिसे हम जल्द बताएंगे। आपको डाक द्वारा या खुद आकर हस्ताक्षरित फिंगरप्रिंटिंग दस्तावेज देने होंगे। यह हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। दूसरा, सभी नॉन रिकॉर्डेबल दस्तावेज टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा गीली स्याही से नोटराइज्ड होने चाहिए। आप अन्य राज्य या देश के नोटरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप केवल टेक्सास नोटरी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको किसी वकील को या टेक्सास नोटरी को आपके गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज पर यह जुरैट या स्वीकृति पाठ जैसा यहां दिखाया गया है शामिल करना या संलग्न करना होगा। तो आपके फिंगरप्रिंटिंग दस्तावेज पर यह एफबीआई नहीं है। पृष्ठभूमि जांच, ये टेक्सास डीपीएस द्वारा जारी की गई आपराधिक पृष्ठभूमि जांच नहीं है। ये केवल आपकी फिंगरप्रिंटिंग है। तो एक आधिकारिक फिंगरप्रिंटिंग कार्ड के बारे में सोचिए। ये किसी साइट का वो फिंगरप्रिंटिंग दस्तावेज होता है जिस पर आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, जैसे कि एक कागज का टुकड़ा जिस पर आपकी उंगलियों के बारीक निशान बने होते हैं। कभी कभी फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया के लिए 3 बाई 4 इंच के छोटे इंडेक्स कार्ड भी उपयोग होते हैं। जी हाँ, मैं असल में इसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो फिर से, ये किसी भी प्रकार की पृष्ठभूमि जांच, आपराधिक पृष्ठभूमि जांच या एफबीआई से पहचान इतिहास या सारांश नहीं है। ये वही नहीं है। ये केवल उन फिंगरप्रिंट्स के लिए है जो आपने दिए हैं। आमतौर पर जहां भी आप रहते थे आपने कहीं ना कहीं जाकर फिंगरप्रिंट्स दिए होंगे। तो उस फिंगरप्रिंटिंग कार्ड पर आपको, जो उस फिंगरप्रिंटिंग दस्तावेज के धारक हैं, एक प्रमाणित प्रति शपथ पत्र बनाना होता है। ठीक है, और आप बस यही टेक्स्ट यहां से ले लें। आप इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या और भी आसान, बस यहां दिए गए बटन पर क्लिक कर दें और इससे वह सारा टेक्स्ट डाउनलोड हो जाएगा जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया था। और फिर आप उस शपथ पत्र को लेकर टेक्सास के किसी नोटरी के पास जाते हैं उसे नोटराइज करवाने के लिए। और फिर आपको यह सुनिश्चित करना है कि वह सही तरीके से नोटराइज हुआ है। यहां लिखा है कि फिंगरप्रिंट धारक का नाम प्रिंट करें, तो आपको अपना नाम ठीक वैसे ही प्रिंट करना है जैसा आपके फिंगरप्रिंट कार्ड पर है। तो अगर वह आपके कानूनी ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट पर है, अगर आपका नाम जॉन डी है, डो या जॉन जैक्सन डो, आपको यहाँ यह सुनिश्चित करना है कि आपका पूरा नाम वहां लिखा हो। अगर आप अपना आईडी ऐसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ भी वही बात है, जब नोटरी इसे भर रहा हो, देखिए यहाँ लिखा है फिंगरप्रिंट धारक का नाम, सुनिश्चित करें कि नोटरी कोई गलती ना करे। ऐसा अक्सर होता है और लोगों के दस्तावेज अस्वीकार कर दिए जाते हैं। नोटरी को पता नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं और वे यहाँ अपना नाम लिख देते हैं। दाऊद के दंड के चिन्ह के रूप में आपका नाम यहाँ आएगा और आपका नाम यहाँ आएगा, और उनकी छपाई बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, उस पर कोई हस्ताक्षर ना हो। ये आपके फिंगरप्रिंट या आईडी कार्ड के बिल्कुल समान होना चाहिए। अगर फिंगरप्रिंट कार्ड पर जॉन डी डो लिखा है तो अपना नाम उसी तरह से प्रिंट करें और जॉन डी के रूप में ही हस्ताक्षर करें। अगर फिंगरप्रिंटिंग कार्ड पर जॉन जैक्सन डो लिखा है तो आपको जॉन जैक्सन डो ही प्रिंट या साइन करना होगा। तो फिंगरप्रिंटिंग कार्ड या आपके वैध सरकारी पहचान पत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका का पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। ड्राइविंग लाइसेंस, स्टेट आईडी कार्ड, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, यही तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप या आपका नोटरी ऐसी गलतियां करते हैं तो आपका दस्तावेज रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आप वहां अपना नाम सही तरीके से प्रिंट नहीं करते हैं और यहां भी सही तरीके से प्रिंट नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे करना जरूरी है। और फिर फिंगरप्रिंटिंग कार्ड, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ब्लैक एंड व्हाइट है या रंगीन, दोनों ही चलेंगे। हमें इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक वह देश जिसके लिए आप ये अपोस्टिल करवा रहे हैं, विशेष रूप से रंगीन कॉपी की माँग नहीं करता, तब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए आप बस यही तरीका अपनाएँ। अपनी फिंगरप्रिंटिंग कार्ड की स्कैन या कॉपी की एक रंगीन कॉपी बनाएँ और उसके साथ एक प्रमाणित कॉपी एफिडेविट भी प्रिंट करें। फिर आप इन दोनों दस्तावेज़ों को पेपर क्लिप से एक साथ जोड़ दें और यही दस्तावेज़ आपको हमें भेजने या डिलीवर करने हैं। आप टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन, वर्चुअल या रिमोट नोटरी भी कहते हैं। अपने दस्तावेज को झूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग से नोटराइज कराया जा सकता है। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में आप हमारे संपर्क करें पेज के जरिए ई साइन और नोटराइज्ड दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे आपको कुछ भी मेल करने की जरूरत नहीं होगी। आप यहां से 3 तरीकों से हमारे संपर्क पेज पर जा सकते हैं।
आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, आप ठीक वहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर, जिसे आप इस पेज के सबसे नीचे दिए गए ऑन ऑर्डर फॉर्म बटन पर क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन टेक्सास अपोस्टल फॉर्म पूरा करना होगा या फिर ऑन ऑर्डर फॉर्म, इसे प्रिंट करें और फिर हमारे पास एक प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ डिलीवर या मेल कर दें, ताकि हम आपके सभी दस्तावेज आपको या दुनिया में कहीं भी जिसे आप चाहें वापस भेज सकें। फिर से, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरी विकल्प का उपयोग करते हैं तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या छोड़ने की जरूरत नहीं है। और फिर आपको हमारे संपर्क पेज पर 3 अलग-अलग चीजें अपलोड करनी होंगी। पहली चीज है आपके ई नोटरी का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, जो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको अपने प्रीपेड रिटर्न फेडेक्स, यूपीएस शिपिंग लेबल और फेडेक्स का पीडीएफ अपलोड करना होगा। डॉट कॉम और यूपीएस डॉट कॉम केवल पीडीएफ फॉर्मेट में लेबल जारी करते हैं, इसलिए कुछ भी एडिट या बदलने की कोशिश न करें। बस वही ओरिजिनल पीडीएफ हमें दें जो आपको उनसे मिलता है। और तीसरी चीज, जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं तो प्रिंट पे क्लिक करने के बजाय, जिससे एक फिजिकल कॉपी प्रिंट होती है, आप अपने कंप्यूटर पर प्रिंट ऑप्शंस में जाएंगे और बस सेव एज पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। उस विकल्प से ऑर्डर फॉर्म पेज एक पीडीएफ में सेव हो जाएगा और फिर आपको वह पीडीएफ हमारी संपर्क पेज पर अपलोड करना है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं बताऊंगा कि आप दस्तावेज हमें कैसे भेजेंगे और हम दस्तावेज आपको कैसे वापस भेजेंगे। तो शिपिंग भेजने और वापस पाने की प्रक्रिया, शिपिंग लेबल कैसे बनाना है और आपको क्या करना है, इसके बारे में बताऊंगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज और अपोस्टिल या तीनों ही ले रहे हैं। अगर आप उदाहरण के लिए किसी नॉन हेग देश के लिए जा रहे हैं तो आपको लीगल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसे दस्तावेज वैधीकरण या एटेस्टेशन प्रक्रिया कहा जाता है। और अगर यह राज्य स्तर का दस्तावेज है, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, मान लीजिए वियतनाम या थाईलैंड के लिए, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। एक जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सलाह देते हैं, वह है ओवरनाइट भेजना, या अपने दस्तावेज हमारे ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज और हमारी शिपिंग निर्देशों पर दिया गया है। या अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने दस्तावेज हमें खुद भी दे सकते हैं। फिर से, ये प्रक्रिया के बारे में नहीं बताता जिसे हम तीसरे चरण में समझाते हैं। ये प्रक्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं बताता, चाहे आप मेल करें या खुद जमा करें। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप ऑफिस से तुरंत दस्तावेज और अपोस्टिल नहीं ले सकते। अपोस्टिल केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में ही होते हैं। वॉशिंगटन डीसी में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या उस विदेशी देश के किसी वाणिज्य दूतावास या दूतावास में। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने डीसी ऑफिस में करते हैं। डीसी में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं, हम यह प्रक्रिया करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या करना है। दस्तावेज मेल करते समय कृपया संयुक्त राज्य अमेरिका के पोस्ट ऑफिस का उपयोग बिल्कुल न करें। वे अक्सर दस्तावेज खो देते हैं और हर साल किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान उठाते हैं। वे अयोग्य हैं, वो भरोसेमंद नहीं। प्रयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही वापस भेजने को कहें, क्योंकि आमतौर पर इनकी ट्रैकिंग खराब होती है। हम फेडेक्स की सलाह देते हैं, पर आप फेडेक्स या यूपीएस चुन सकते हैं। अगर आप यूरोप, दक्षिण या सेंट्रल अमेरिका में हैं तो वहां ये बहुत लोकप्रिय हैं। उन देशों में ये डीएचएल है। लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद कौन है? हम सलाह देते हैं और हम हर दिन उन्हीं के साथ शिपिंग करते हैं। हम हर दिन हजारों दस्तावेज भेजते हैं और हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों पर हैं, अभी अंटार्कटिका नहीं पहुंचे हैं। वह है फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज न तो खराब हों और ना ही खो जाएं, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप अमेरिका में दस्तावेज भेज रहे हैं तो वे सबसे सस्ते भी हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम अपने डी.सी कार्यालय में शिपिंग करते हैं ऑस्टिन, टेक्सास से। तो टेक्सास के बीच से जितना दूर जा सकते हैं, पूरे देश के पार, अटलांटिक महासागर तक, वॉशिंगटन डीसी तक। हमें अपने डीसी कार्यालय में 2 दिन में फेडेक्स से दस्तावेज भेजने में $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं कार्यालय। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें, वही टर्न अराउंड टाइम है, तो ये $40 से ज्यादा होता है। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें तो ये $20 से ज्यादा, लगभग $23, यानी दोगुने से भी ज्यादा होता है। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं तो फेडेक्स का इस्तेमाल करना यूपीएस की तुलना में काफी सस्ता है। और पोस्ट ऑफिस भी, अगर आप इसे जल्दी यानी ओवरनाइट या 2 दिन में भेजना चाहते हैं। अधिकतर लोग नहीं जानते कि यह सिर्फ तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का इस्तेमाल करते हैं, और हमारे शिपिंग पेज पर जो वीडियो है उसमें वे इसे विस्तार से बताएंगे। मैं इसे समझाने जा रहा हूं। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीजों के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर भी नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और एक वीडियो है जिसमें स्क्रीनशॉट्स के जरिए दिखाया गया है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बना सकते हैं। fedex.com या ups.com से दुनिया में कहीं से भी, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं। आप ऑनलाइन जाकर एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं और फिर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं।
या फिर आप उसे डाउनलोड करके जो पीडीएफ वे आपको देते हैं उसे ईमेल कर सकते हैं। ये केवल एक पीडीएफ होता है, आप हमें शिपिंग लेबल वर्ड डॉक्यूमेंट, जीएफ, जेपेग या किसी और फॉर्मेट में नहीं भेज सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स आपको लेबल बनाते समय देते हैं, और आप इन्हीं लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको दिखेगा। वे फिर आपको एक वीडियो दिखाएंगे और स्क्रीनशॉट्स के जरिए समझाएंगे कि आपको ये कैसे करना है, चाहे आप कहीं भी हों। ठीक है, और फिर अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं तो आपको आम तौर पर जिसे कस्टम्स इनवॉइस या कस्टम्स रसीद कहा जाता है, वह बनानी होगी। इन लिंक्स पर क्लिक करें फेडेक्स और यूपीएस के लिए। हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ टेम्पलेट है जिसे बस भरना है। फिर नाम और तारीख लिखकर साइन करें, बस इतना ही। यह आपके लिए पहले से तैयार है। वैसे यह देश पर निर्भर है, आमतौर पर इसकी जरूरत नहीं पड़ती, पर सावधानी के लिए हम इसे करने को कहते हैं, खासकर अगर आप दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, अमेरिका से किसी दूसरे देश में। उदाहरण के लिए मेक्सिको को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है, लेकिन आप फिर भी यह कर सकते हैं, लेकिन उन्हें फेडेक्स डालने की ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन दुनिया के अधिकांश कई अन्य देशों में कस्टम्स तक पहुंचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास ये हो। ठीक है? और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहरा रहा हूं। जब हम इसे भेज रहे हैं तो आप अपने शिपिंग पर कहीं भी हमारा नाम, फोन नंबर या पता नहीं डाल सकते। अब आपकी बारी। ये जी आपके लिए शिपिंग है, तो हमने आपके दस्तावेज का एपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि वह आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फर्म को, या किसी अन्य देश में भेजा जाए, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को, जहां भी आप चाहें कि हम भेजें। आप एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं। आप ही आयातक हैं और आप ही शिपर हैं, इसलिए आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है तो हमें उसका बिल आ जाएगा, और हमें सच में उसका बिल आता है सैकड़ों डॉलर का, जो हमारा नहीं है। इसलिए अगर आपने उस पर हमारा नाम डाला तो हम आपके दस्तावेज आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है? इसे आप कुछ इस तरह से समझें, जैसे आप लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं और ऊपर बाईं ओर यूएस की तरह प्रेषक का नाम लिखते हैं। आप अपना पता डालते हैं, ताकि अगर पता गलत हो और पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर ना कर सके, तो वह डाक आपको सुरक्षित रूप से वापस भेज दी जाए। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप बस हमारा पता उस पर नहीं डाल सकते। आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारी जानकारी ना डालें। अपनी जानकारी भरें। लोग अक्सर यही करते हैं, टू और फ्रॉम दोनों में अपना पता डालें, जैसे आप इसे भेज रहे हैं। अगर इसे यूरोप भेजना है और आपके दोस्त या परिवार अमेरिका में रहते हैं, तो आप बस उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से, ये केवल तभी है जब आपकी डाक आपको वापस लौटाई जाती है। वापसी के लिए एक पता चाहिए। कस्टम्स से गुजरते समय उनके पास पता होना चाहिए, ताकि शुल्क न देने पर वे बिल भेज सकें। आप हमारा पता इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बहुत आसान है। इनमें से आप इस पर क्लिक करें और हम इसका मतलब और इसे कैसे करना है, ये बताएंगे। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पे पहुंचते हैं, जब आप ऑनलाइन ये कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे, ये कहां से भेजा जा रहा है। आप वहां हमारा पता या फोन नंबर नहीं डाल सकते। ये बहुत ही आसान है, लोग ये रोज करते हैं, कहते हैं नहीं कर सकते। हाँ, मुमकिन है, बस आप इसे गलत कर रहे हैं। हमारे निर्देश माने, इसे ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर जाने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्सर उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे क्या कह रहे हैं। आप इसे बस ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन दुनिया के हर देश से यह करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारे पते का उपयोग किए बिना, क्योंकि फिर से आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में हम ही आयातक बन जाते हैं। हम शिपर हैं। क्या आप समझ रहे हैं? सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है, और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति के अनुसार हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता न डालें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम इसे बिल्कुल भी शिप नहीं करेंगे। हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। हम आपसे संपर्क करके नया शिपिंग लेबल भेजने को कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर के लिए उस पर हमारा नाम, पता और फ़ोन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये ख़ास तौर पर विदेश भेजा जा रहा है, तो हम इसे वापस नहीं भेजेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप समय की कमी में हैं और आपको ये दस्तावेज़ जल्दी चाहिए, तो इससे देरी हो सकती है। हमें नया लेबल भेजने और संपर्क करने में कुछ दिन लग सकते हैं। इसीलिए कृपया इनका पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर न डालें। शिपिंग के लिए बस इतना ही। ये फिर से बहुत आसान है। आप बस हमें फिर से, अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप हमें दस्तावेज़ छोड़ सकते हैं। आप हमें प्रीपेड शिपिंग लेबल दे सकते हैं, ताकि हम उन्हें वापस भेज सकें। आप उन्हें यहाँ छोड़ते हैं, डाक से नहीं भेजते, पर वापसी डाक से चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं, और जब आप हमारे शानदार स्थानों पर आते हैं, तो अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं, और फिर उसी दिन अगले दिन या स्टेप 3 में बताए अनुसार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इसे जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर फेडरल गवर्नमेंट या एम्बेसी को। फिर हम आपको वापस भेज देंगे। तो बस यही है। धन्यवाद। ये है स्टेप 3।
मैं आपको हमारे वर्तमान मूल्य निर्धारण के बारे में बताने जा रहा हूं जो हमारे पास है। और अगर आप हमें अपने दस्तावेज़ जमा करने के लिए आ रहे हैं और हमारी टर्न अराउंड टाइम्स जो आज की तारीख 30 नवंबर 2025 के आधार पर निर्धारित की गई हैं, तो वे किस प्रकार काम करती हैं। अगर आप हमें दस्तावेज़ छोड़ने आ रहे हैं, तो आपको जो करना होगा वह ये है कि आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरकर प्रिंट करना होगा। जिसे आपको यहाँ नीचे क्लिक करना है, ठीक यहाँ इसे इसे क्लिक करने पर आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुँच जाएँगे और यही आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जिसमें हम बताएँगे कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी चीज़ें कैसे करनी हैं। तो अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें मेल करने जा रहे हैं, जो ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा। और फिर आप उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, हमें भेज देते हैं। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर देना चाहते हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफ़िस में दस्तावेज़ जमा करना चाहते हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, ना तो ह्यूस्टन, ना डलास, सिर्फ़ हमारा ऑस्टिन ऑफ़िस, तो आप वहाँ अपने दस्तावेज़ जमा कर सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ लेकर आना होगा। और अब मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे कट ऑन ऑफ समय है। तो सेम डे सर्विस का मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज़ टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास उसी दिन दाखिल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी बड़े संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला होता है और वे सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों के अलावा भी कई दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को वे बंद थे, वो कोई संघीय अवकाश नहीं था, और इस हफ्ते बुधवार को भी वे बंद थे थैंक्स गिविंग से पहले, और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था, या ब्लैक फ्राइडे, उस दिन भी वे बंद रहते हैं। वो कोई संघीय अवकाश नहीं है, लेकिन वे बंद रहते हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन के लिए बंद हैं और वे क्रिसमस के लिए भी 3 दिन बंद रहेंगे। इसकी घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं, क्रिसमस ईव के 1 दिन पहले से। क्रिसमस ईव संघीय अवकाश नहीं है, पर दफ्तर बंद होने पर हम दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखें ताकि आप टर्न अराउंड समय को लेकर सतर्क रहें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर बंद होने पर कोई भी कंपनी फाइलिंग नहीं कर सकती। तो मैं बस इस बारे में स्पष्ट रहना चाहता हूँ। तो अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार जब वे खुले होते हैं दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम मिल जाते हैं, तो हम इसकी गारंटी देते हैं। अगर वे हमें दोपहर 12 बजे तक मिल जाएं, तो हम उन्हें टेक्सास राज्य में फाइल कर देंगे। फिर ये उनके टर्न अराउंड समय पर निर्भर है, जो बदलता रहता है। ये हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति यह नियंत्रित नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी उन्हें प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं, जैसे कि अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो भविष्य में 2026 में देख रहे हैं या 2027 में, तो इस वीडियो में जो भी आप देख रहे हैं उसे भूल जाइए। जो भी इस पेज पर लिखा है, यही वर्तमान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए टर्न अराउंड टाइम है, और मैं इसे हमारे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। तो अभी के हिसाब से नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दस्तावेजों पर अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं, और मैं समझाऊंगा कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपका कागजात मेल या ड्रॉप ऑफ के जरिए दोपहर 12 बजे तक मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है, जरूरी नहीं कि हमेशा हो, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपको उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दे। तो उसी दिन का मतलब है 0, यानी हम आपका दस्तावेज उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसे उसी दिन फाइल करेंगे, और संभव है कि वे उसी दिन अपोस्टिल जारी कर दें और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही 0 दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको अपोस्टिल जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1 में हम आपके दस्तावेज़ सोमवार को दोपहर या उससे पहले हमारे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑन ऑफ समय तक प्राप्त कर लेते हैं, और फिर हम उसी दिन उसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेज़ों पर या तो उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि 0 दिन है, या फिर वे अगले कार्य दिवस में कर सकते हैं, जो 1 दिन या 2 कार्य दिवस हो सकता है। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह बुधवार को मिलेगा और आपके पास वापस भेज दिया जाएगा। तो ये आपका यही है। आदर्श रूप में अगर हमें आपका दस्तावेज़ 12 बजे तक मिल जाए। दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज़ दोपहर बाद सेंट्रल टाइम में मिलता है, तो अगर आप इसे कूरियर से भेजते हैं और हमें ये दोपहर 2-3 बजे मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफ़िस में शाम 5 बजे से पहले कभी भी छोड़ते हैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो सोमवार को ठीक 5 बजे से पहले इसे जमा कर देते हैं। हम इसे अगले दिन ही फ़ाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस में फ़ाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी भी कर सकते हैं। ये 0 दिन हुआ। वे इसे अगले कार्य दिवस में 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं।
तो सबसे खराब स्थिति में हम इसे उठा सकते हैं और उसी गुरुवार को आपको वापस भेज सकते हैं। तो फिर से दोनों स्थितियों में अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे दोपहर से पहले या बाद में, ये बुधवार या गुरुवार को होगा। तो फिर से सबसे खराब स्थिति में, जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन आक्रमण न हो, अगर आप इसे सोमवार को करते हैं तो यह गुरुवार को आपको वापस भेज दिया जाएगा। सबसे खराब और सबसे अच्छी स्थिति में भी इसे सोमवार को ही आपको वापस भेजा जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं, और मैं इस बात पे जितना ज़ोर दूँ, उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर अपने दस्तावेज़ जमा करते हैं, तो ये प्रक्रिया को तेज़ नहीं करता, बजाय इसके कि आप उन्हें डाक से भेजें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें दस्तावेज़ ड्रॉप ऑफ के ज़रिए मिलें या डाक से दोपहर से पहले या बाद में मिलें, टर्न अराउंड टाइम एक ही रहेगा। बहुत से लोग हमारी वेबसाइट नहीं पढ़ते, हमसे संपर्क नहीं करते और वे ये सोचकर आ जाते हैं कि उसी दिन काम हो जाएगा, और ये संभव नहीं है क्योंकि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अधीन है, ये उन्हीं पर निर्भर करता है। वे ही तय करेंगे कि इसे उसी दिन जारी करना है, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज़ नहीं करता है। बस अपने दस्तावेज़ हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं इसे कैसे करना है। ठीक है? और फिर ये कीमतें आज की तारीख की हैं, ये अगले साल 2026 या 2027 या 2028 में बदल सकती हैं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हों। लेकिन इस वीडियो में जो कहा गया है, उस पर न जाएँ, बल्कि जो यहाँ लिखा है, उसी के अनुसार चलें। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यहीं वही मानें। इस समय यही वर्तमान कीमतें हैं। तो पहले दस्तावेज़ के लिए अगर आपको एक दस्तावेज़ को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल है। तो आपको हमें कोई चेक नहीं भेजना है, या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं, और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने फॉर्म है और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही, कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है, बस यही आपको देना है। और अगर एक से ज़्यादा दस्तावेज हैं तो उसमें छूट मिलती है। और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक दस्तावेज के लिए $95। अगर 2 दस्तावेज एक साथ अपोस्टिल करवाने हैं तो 2 के लिए 170, 3 के लिए 245, और इसी तरह ये वर्तमान कीमतें चल रही हैं। आप जानते हैं हमारे पास बस यही है, और फिर किसी भी अतिरिक्त दस्तावेज के लिए प्रति दस्तावेज $75 हैं। और जब आप ऑन ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और यह आपको हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा, टेक्सास अपोस्टिल्स के लिए। और फिर से ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। ये विशेष रूप से केवल टेक्सास, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास के दस्तावेजों के लिए है। तो टेक्सास के नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज या टेक्सास की किसी संस्था जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, जैसे टेक्सास का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।